गुड आफ्टरनून। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है सब। और 2015 और 16 का पेपर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। पर्पज ये था उसके पीछे कि जो 2011 से 14 तक के पेपर में हमने जो सीखा है, हमें वो अपने से एक बार एनालिसिस करके उसको सॉल्व करना है पेपर को। और वो लिख लेना है क्या क्या गलतियां हमसे हो रही है, कौन से लॉजिक वहां पे अप्लाई हो रहे थे जो हम नहीं लगा पाए, और इसको रिवाइज करना है हर एक टेस्ट के पहले। आज 2017 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने 2017 का भी पेपर सॉल्व किया है, 2014 15 16 के पेपर भी सॉल्व किए, उनके मार्क्स भी वो कंटिन्यूसली मुझे भेज रहे हैं टेलीग्राम पे। और स्कोर सच में बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों का। सारे लॉजिक्स या फिर जो एप्लीकेशन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, या फिर हमारा जो नॉलेज है, ये सही जगह पे जा रहा है। एक बात और मुझे इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी कि ये जो लास्ट के 2 वीक है, ये बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। इसमें आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, अच्छे से खाना पीना आपको हाइड्रेटेड रहना है, अच्छी नींद लेनी है। नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है। जो ऑलरेडी आपके सोर्सेस है उस पे बिलीव करना है, ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, और आपके प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना है। ये जो एफर्ट्स हम सब लोग मिलके ले रहे हैं, आप लोग भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं सेशंस को, बाद में बहुत सारे लोग वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको फॉलो कीजिए। अगर आप जूम लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब देख सकते हो। अब आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट सबके रिप्लाईज देता हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को सपोर्ट करना मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रेस में बिल्कुल जाना नहीं है, और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जिनके कम नंबर आए हैं उन्होंने भी डिसहार्टन नहीं होना है। सीखना है एक दूसरे से। मैं इसलिए जो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं बच्चों के, जो जो डाउट्स आ रहे हैं, मैं आपसे शेयर करते रहूंगा। ठीक है। सो दैट उनसे भी हम भी सब लोग सीखते रहें। तो आज 2017 का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन ऑफ 2017 पेपर। ये पेपर जो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे भी सॉल्व किया था, मैं इसलिए आप लोगों को सॉल्व किए हुए पेपर दे रहा हूँ ना, सो दैट आपको ये बिलीव हो जाए कि ये जो लॉजिक्स या जो ऑब्जर्वेशंस है, तो ऐसे ही मैं कहीं से सीख के या फिर कहीं से देख के नहीं दे रहा हूँ। ये अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है, मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इतनी एफर्ट कर देना पड़ता है आपको, मतलब बिलीव हो जाएगा उस पर। ठीक है। जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं, आगे के भी 2 नोट्स अभी मैं ये सेशंस के बाद 2017 से 19 तक के नोट्स डालूंगा। प्लीज मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे के पूरे नोट्स मत पढ़ना, बस हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना उसका। वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हमारे डिस्कशन में भी क्लियर हो जाएगी। पेपर सॉल्व करते टाइम आपको याद रह जाएगा। और दूसरा, जब भी मैं कोई भी लॉजिक या ट्रिक की जब भी बात करता हूँ, तो प्लीज नोट करते रहिएगा इसको। ठीक है। तो जैसे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है पहला, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. And we know that we should not apply any logics or anything, only knowledge with respect to polity. Okay. So, a private member bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. आप सोचिए कितना, जब आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, ये अपने आप में एक ऐसा गड़बड़ है, स्टेटमेंट ऐसे समझ में आ जाता है। यहाँ पे एक तो नॉट लगा दिया इन्होंने, ठीक है, और 2 3 फैक्ट्स इसमें डाल दिए। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब जो मिनिस्टर नहीं होता है मेंबर, दैट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। आप सोचिए। ठीक है, 2000 अब 26 चल रहा है, ये क्वेश्चन आया था 2017 में, हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सट्रीम है ये एक्चुअली। ठीक है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर इज नाइदर वन और नॉट टू। सेकंड क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये जो थीम है ऋग्वेदिक आर्यंस, इंडस वैली पीपल, इसके ऊपर हमने मेरे डिस्कशन में कई बार डिस्कस किया ये बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक आर्यन, ये थीम रिपीट हुई है। ठीक है। और इसलिए 2011 के बाद के पेपर हमें सॉल्व करना है कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो ऑप्शंस है, ये आपको बाउंसर नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता है, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो जब आप पेपर सॉल्व करते हो। तो let's see what is the question. Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas
द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। अब हमने देखा है सेकुलर थे, टेम्पल्स वगैरह बड़े बड़े आर्किटेक्ट वैसा नहीं था वहां पे, दे वर पीस लविंग पीपल। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, Rigvedic Aryans knew gold, silver, and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Now, this is very basic knowledge. Iron was introduced by Aryans and it was not used during Indus Valley civilization. So, two will get eliminated. One तो definitely correct ही है. Third, Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. अब देखना, अब कई सोर्सेस के ऊपर कई स्टडीज वगैरह हुई होगी, बट हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो एनसीईआरटी है और तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक हम पढ़ते हैं, एंड इट इज क्लियरली मेंशन इन बोथ द बुक्स, एनसीईआरटी एज वेल एज तमिलनाडु, दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस हॉर्स। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड इवन यूपीएससी हैज गिवन दिस, राइट। सो यूपीएससी का सोर्स क्या होगा, ये इससे हमें पता चलता है कि एनसीईआरटी इज द सोर्स ऑफ यूपीएससी। तो एनसीईआरटी में जो चीज दी हुई है उसको आपको फाइनल मानना है। ओके, so 1 and 3 is the right answer here. Now the third question, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। किसी ने अगर इसको पढ़ा भी नहीं होगा तो वर्ल्ड एसोसिएशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है। प्रायर लर्निंग मतलब क्या, कि पहले से सीखा हुआ, ठीक है, प्रायर प्रायर लर्निंग स्कीम। सो इट वाज इन न्यूज दैट टाइम, क्यों न्यूज में था, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। यस, डायरेक्टली एसोसिएट हो रहा है प्रायर लर्निंग का, implies prior learning scheme implies that कि you have learned from the traditional channels, traditional sources. So पहले आंसर, पहले स्टेटमेंट में हमें आंसर मिल गया। अब बाकी के अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे सम मेंशन है, किसी को लगेगा इसके वजह से हम लिख सकते क्या, बट रिजर्विंग, ये देखो, रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड और प्रायर लर्निंग का कोई संबंध ही नहीं होता है। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द ट्रेनिंग अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट, फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनको, तो वो प्रायर लर्निंग नहीं है, ठीक है। सो remember this, world association is here. Now you should read more schemes with respect to skill development. ये 2017 से 19 का जो नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा उसमें मैंने सारा कंपाइल करके रखा हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हो। अभी फिलहाल बस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आल्सो repeated from the PYQs. There were so many questions on Western Ghat, Eastern Ghat, and tiger reserves. So we should do the reverse engineering and analysis of the previous year question, and through which you can solve this question. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghat and Western Ghat? Okay, so शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इट इज इन आंध्र प्रदेश, रेड सैंडलवुड, और इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था जब सैंडल का क्वेश्चन आया था, ये डेफिनेटली नहीं होगा। नागरहोल नेशनल पार्क के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था जब हम वेस्टर्न घाट एंड एंडेमिक स्पीसीज लाइन टेल मकाक के बारे में जब हम बात कर रहे थे, इट इज इन कर्नाटका। ओके, नल्लामला फॉरेस्ट इट इज इन आंध्र प्रदेश, और ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ओके, इट इज द लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ये मैप में भी दिया हुआ है, और एनालिसिस के थ्रू इसका आंसर हम लेके आ सकते थे। अब इसके बारे में और ज्यादा जो डिटेल होगा, मोयार रिवर जो है वो बहती है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से, तमिलनाडु में है। ओके, नल्लामला फॉरेस्ट में अमराबाद टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम इज फेमस फॉर रेड सैंडलवुड। डिटेल्स आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे, वो आप एक बार रेफर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी। यहाँ पे देखना यूपीएससी मिक्स करके क्वेश्चन डाल रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंड देन अगेन करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट का क्वेश्चन डाल दिया। ओके, सो वन ऑफ द implications ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। लक्ष्मीकांत अगर किसी ने पढ़ी होगी, इसमें पहले ही लाइन में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू नो द बेसिक पॉलिटी। ओके, next question, question number 6. Consider the following statements in respect of trade related analysis of fauna and flora in commerce, into bracket traffic. Okay, traffic is a bureau under United Nations Environment Program, UNEP. अब आपको पता है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर हमने कई बार डिस्कस किया है, और ये आपने भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया होगा कि जब भी बॉडी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, थीम, डेटा, डेट, फैक्ट्स, ऐसा कुछ होता है, दैट इज वेरी इजी सोर्स फॉर यूपीएससी टू मॉडिफाई इट एंड एक ऑप्शन तैयार करना उसके, उसको यूज करके। सो यहाँ पे इन्होंने सीधे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया। ओरिजिनली डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आईओसीएन,
इन्होंने बनाया हुआ है ये, सो वन गेट्स एलिमिनेटेड एंड यू नो हाफ रूल, बट आपको अभी देखना पड़ेगा उसका क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट। कई बार नाइदर भी होने के चांसेस होते हैं। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यस, अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऊपर से ये ऑब्जेक्टिव की भी बात कर रहा है। एम ऑब्जेक्टिव हमेशा पॉजिटिव होता है तो सही होता है, ये हमने देखा हुआ है। एंड हमारे हाउ 1/2 इस रूल के साथ भी ये अलाइन कर रहा है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अलाइन कर रहा है, सो ऑप्शन आंसर इज डी। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 2017 के बाद जो भी पेपर्स होंगे, तो आपको मल्टीपल लॉजिक्स एंड टेक्निक्स एक ही क्वेश्चन में यूज करने पड़ेंगे। पहले क्या हो रहा था, इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, सी वी आर सीइंग इवोल्यूशन ऑफ द टॉपिक्स, डिफिकल्टी लेवल भी इवोल्व हो रही है। तो हमें भी अपने टेक्निक्स को, लॉजिक्स को, एप्लीकेशंस को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम बस एक लॉजिक यूज करते थे या फिर बस नॉलेज यूज करते थे, अब हमें मल्टीपल चीजें उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यूज करनी है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, which principle among the following was added to DPSPs by the 42nd amendment to the constitution? अब ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, देयर आर टू अमेंडमेंट्स 42nd एंड 44 एसोसिएटेड विद इट। ओके, सो आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी इज लाइक मोस्ट रिकरिंग थीम, बहुत बार क्वेश्चन आता है डीपीएसपी के ऊपर। करेक्ट आंसर इज बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, नॉलेज है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लग नहीं रहा, हमने डिस्कस किया था राइट्स के ऊपर का ये क्वेश्चन। एंड ये स्टेटमेंट पढ़िए, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स उन्होंने रिपीट की है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किया है खाली। और हमने देखा है कि फंडामेंटल राइट्स दे आर limitations to the states to protect the liberty of citizens. Okay, so rights are claims of citizens against the state. This is directly repeated from the PYQ as it is. So this is how you should solve PYQs, and this is why you should solve PYQs. Okay. क्वेश्चन नंबर 9, करंट अफेयर्स। और एक रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंडेक्स के ऊपर आता था 2017-18 तक, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसके बाद थोड़ा बंद हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ओके, अब इसमें आप डब्ल्यू को आराम से हटा सकते हो, डब्ल्यू का काम रिसर्च एंड वो सब करना है। जेंडर गैप इंडेक्स में मतलब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन वुमेन, अगर किसी को पता नहीं है तो ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं तो गलत होने के चांसेस है, इसमें कोई आपका लॉजिक वगैरह कुछ काम नहीं करता अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017? अगर किसी ने सपोज ये क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, आप इलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज इन अ डिकेड। इवन स्मार्ट सिटी स्कीम हम देख रहे हैं, उसमें भी सारी सिटी को इंक्लूड करके नहीं लिया हुआ है, सिलेक्टेड सिटीज होती है। ठीक है, फर्स्ट तो डेफिनेटली एलिमेंट हो जाएगा, एंड फर्स्ट इज गिवन ओनली इन वन ऑप्शन, दैट मींस इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। It is an initiative to identify new digital technology innovation for solving the many problems faced by our country. It is informative statement. आपको पता है इंफॉर्मेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, एम, ऑब्जेक्टिव, ये सही होता है। तो इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मार्ट इंडिया के तो। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड, ऑल एंड कंप्लीटली। एडजेक्टिव्स, जैसे एडजेक्टिव्स दिख जाए आपको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा आपको पॉज करना है, थोड़ा सा सोचना है उसके ऊपर कि यह सही हो सकता है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। और इसको सीधे सीधे अगर आप हटा देते हो तो आंसर आपका आ जाएगा। देखो, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, बाल की खाल नहीं निकालनी है, बिल्कुल भी याद रखना। ठीक है, ये चीजें वर्क करती है तो वर्क करती है, इसके ऊपर बिलीव करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये तभी आप बिलीव कर पाओगे उसके ऊपर। इवन यूपीएससी हैज गिवन द टू ओनली एज द राइट आंसर, अल्टरनेटिव इनकरेक्ट है यहाँ पे, पैटर्न भी यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इकोनॉमी, ओके, बेसिक इकोनॉमी, it decides the RBI's benchmark interest rates, decides objective or aim or informative statement giving information about MPC, करेक्ट होगा। it is a 12 member body, आ गया नंबर, आ गया।
इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। अब देखना, एंड का यूज करके दो स्टेटमेंट जोड़ दिया। हो सकता है दोनों में से आधा स्टेटमेंट सही हो, आधा स्टेटमेंट करेक्ट हो, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 12 मेंबर बॉडी, जहाँ पे नंबर दिख जाए डाउट लेना है। ये एक्चुअली 6 मेंबर बॉडी है। एग्जामिनर देखो कितना इजीली फैक्ट को ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे 6 था, 6 को डबल करके 12 लिख दिया खाली। ओके, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। एक्चुअली मेंबर्स रीइलेक्ट नहीं होते हैं। जो मैंने नोट्स दिए हुए इकोनॉमी के, इसमें भी मैंने इसको कवर कर लिया था। तो 2 को अगर आप इलिमिनेट कर देते हो, यू रिमेन विथ 1 ओनली एंड 3 ओनली। अगेन इट फंक्शंस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। पहला स्टेटमेंट देखो, डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। और आरबीआई के इंटरेस्ट रेट वगैरह वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नर। तो फाइनेंस मिनिस्टर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो दोनों में से आपका 50-50% जो फंसा होगा उसी से पता चल जाता है ये। ओके, तो 1 ओनली इज द राइट आंसर। एंड मॉनिटरी पॉलिसी, ये आपको पता है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी ऐसे दो चैप्टर जो अलग अलग है। फिजिकल पॉलिसी बजट, उसके रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। ओके, तो वो बजट प्रेजेंट करना, वो स्पीच एंड एक्सेट्रा, वो सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हिस्ट्री। मणिपुरी संकीर्तन, ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। मणिपुरी संकीर्तन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। ठीक है, और आपको वो सारी लिस्ट एक बार देख लेनी है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है, लेटेस्ट क्या ऐड हुआ है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। संकीर्तन, कीर्तन अगर किसी ने सुना होगा, कीर्तन में सॉन्ग डांस वगैरह सारी चीजें। Cymbals are the only musical instrument used in the performance. Only restrictive और extreme statement यहाँ पे हो गया है। Restricted और extreme statement। Statement 2 तो डेफिनेटली हम एलिमिनेट कर देंगे। अब ये बच गया हमारे पास 1 and 3 एंड 1 ओनली। कल्चर का क्वेश्चन है, मैंने बता दिया था आपको, 2/3 होता है, अल्टरनेटिव होता है, या फिर बस एक ही गलत होने का चांस ज्यादा होता है। इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड द डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, सो यू शुड टेक द रिस्क एंड यू शुड गो फॉर द रूल ऑफ मैक्सिमम हियर। और आंसर एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा ही है इसका। अगर सपोज किसी को पता भी नहीं होगा तो यहाँ पे डरना नहीं है बिल्कुल भी। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम के साथ जाना है। एंड राइट आंसर इज आल्सो दिस, लॉर्ड कृष्णा इज देयर। क्वेश्चन नंबर 13, रिपीटेड थीम, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिशों द्वारा, उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये भी मैंने आपको पहले ही बोला था। तो उसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड जस्ट रिमेंबर दैट यूपीएससी डू नॉट गो इनटू डीप। वो बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे आपको। ठीक है, पर हम क्या करते हैं ना, हमें आदत लग गई है कि एकदम बाल के खाल निकालो, कोई भी नया बुकलेट आ जाओ उसके एक एक लाइन याद रखने की कोशिश करो। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, समुंदर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पॉसिबल होगा सबकी हर चीज याद रखना। इसलिए हिंट क्या देता है, जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा था ना, सर यूपीएससी हिंट कैसे देता है? यूपीएससी अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद ही उसकी हिंट पता चल जाती है आपको। अगर लैंड मेजरमेंट और लैंड सेटलमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आया हुआ है रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, तो वो रिपीट हो सकता है। दैट इज द हिंट। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ रयतवारी इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश? लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर हमने पीवाईक्यू एनालिसिस में देखा था, ही वाज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी भी बोलते हैं। एक यहाँ पे हटा दो, डायरेक्टली आंसर आ गया। 2/3 भी है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम, मतलब एक क्वेश्चन एक तो एटलीस्ट रॉन्ग होने का चांसेस होता है, वो भी सही हो गया यहाँ पे। तो अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मनरो, दे आर एसोसिएटेड विद रयतवारी। अब महालवारी के बारे में पता होना चाहिए। सो महालवारी वाज एसोसिएटेड, मैकेंजी वाज एसोसिएटेड विद महालवारी, बट महालवारी वाज पॉपुलराइज्ड बाय विलियम बेंटिक इन द रीजन ऑफ आगरा एंड अवध। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। ओके, पोल्यूशन के ऊपर का क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी? अब एडवांटेजेस पूछा है उन्होंने, तो जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो एडवांटेजेस होंगी, जो रिस्ट्रिक्टेड होंगे उसको हटा देना चाहिए, जो लिमिटेड होगा या फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा उसको हटा देंगे। इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द नेचर। बायो रिमेडिएशन एंड बायोडिग्रेडेशन कीवर्ड भी आ गया है यहाँ पे, एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, नो इश्यूज इन इट। तो वन हैज टू बी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, any contaminant with heavy metal such as cadmium and lead can be readily adjective and completely treated by the bioremediation using microorganisms। readily and completely, दो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किए गए यहाँ पे। ठीक है,
तो ये एक्सट्रीम बना देता है स्टेटमेंट को। ठीक है, अब ये रेडीली कंप्लीटली अगर हटा देते ना हम लोग, ठीक है, और दूसरा ये एनी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर स्टेटमेंट को इन तीन वर्ड को हटा देते स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कंटामिनेंट्स विथ हेवी मेटल्स सच एज कैडमियम लीड कैन बी ट्रीटेड बाय बायोरिडमेशन यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, सही हो जाता स्टेटमेंट। तो इसलिए इन सारे एडजेक्टिव्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, अलर्ट रहना। दो को अगर हम हटा देते हैं, वी रिमेन विथ वन, वन एंड थ्री। तो थर्ड स्टेटमेंट, genetic engineering can be is a possibility used to create microorganisms specifically designed for bioremediation, yes। इवन आपने ऑयल झापर भी देखा होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, ऑयल स्पिल के रिलेटेड, तो वो भी सोर्स था हमारा। तो वन एंड थ्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ एक बेसिक क्वेश्चन। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। अब एक चीज आप याद रखना, ब्रिटिशों के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ब्रिटिशों ने भारतीयों के भले के लिए कोई काम नहीं किया हुआ है। वो सेल्फिश थे, वो अपने लिए कर रहे थे सारा। तो अगर कुछ ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से इंडियंस को फ्रीडम मिल रहा है या फिर उनको एम्पावर हो रहा है कोई इंडियन, तो वो स्टेटमेंट है ना रॉन्ग ही हो जाता है हमेशा, याद रखना। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इतने दिलदार थे क्या ब्रिटिश कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने देंगे? आर्बिटरी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब फिर मैनेजमेंट पावरफुल हो जाएगा वो गवर्नर से या फिर वहाँ उनके ऑफिसर से। एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन द स्ट्राइक्स। तो ये स्ट्राइक्स के ऊपर बैन करना उनके प्रॉफिट में था, उनके लिए अच्छा था। एंड ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स इज अ मिडल पाथ फॉर देम। ये एकदम ब्रिटिश कोर्ट्स वगैरह ये करने से अच्छा है कि ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में ये सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स इंट्रोड्यूस किया गया और स्ट्राइक्स वगैरह के ऊपर उन्होंने बैन लगाया। क्वेश्चन नंबर 16, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत बेसिक चीज है यार ये, इसको तो पता होना चाहिए। एंड ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देखा, आपको हर पेपर में एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आपको डीपीएसपी से मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। अब ये आपको याद होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आर द रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, ओके, बिकॉज इनफोर्सिएबल होते हैं। आर्टिकल 32 आपको याद होगा ना, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So they are not limitations on executives as well as legislature because they are DPSPs are non-justiciable, non-enforceable by the courts. Okay, so neither one nor two is the answer. The term digital single market strategy करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, बट एक लॉजिक ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक। जब ऑप्शन में यूरोपियन यूनियन, जैसे हमने अकबर और सम्राट अशोका और अंडमान निकोबार, ठीक है, इन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर हम देखते हैं ऑप्शन में, हम उसको चूज करते हैं इफ यू डोंट नो। तो सेम यूरोपियन यूनियन होता है। यूरोपियन यूनियन जो है, मल्टीपल टाइम हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी यूरोपियन यूनियन ऑप्शन में है वो आंसर सही है। ठीक है, सो डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी वॉज एसोसिएटेड विद यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 19, आप देखना 2011 के ऑप्शन से बना हुआ ये क्वेश्चन है। चांदीपुर ऑन सी, याद है आपको? भितरकनिका का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था, और उसमें ऑप्शन में गोपालपुर ऑन सी, चांदीपुर ऑन सी ये था। और वहां से हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके चांदीपुर का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। दिस इज नथिंग बट दैट क्वेश्चन। और इस टाइम पे मुझे याद है अच्छे से कि किटकैट के रैपर के ऊपर ये कुछ फोटो था, तो किटकैट का सेंसेक्स बढ़ गया था ये क्वेश्चन की वजह से। लोग किटकैट खाना स्टार्ट किया कि अगले बार किटकैट के ऊपर कुछ और होगा तो उससे क्वेश्चन आएगा। तो फिर लोग बोलते हैं कि पता नहीं यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लेता है, यूपीएससी पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन लेके आता है और कहीं से नहीं लेके आता। ठीक है, तो at one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomenon is seen at Chandipur onsen. अब आपने बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। भावनगर गुजरात में है, अलंग वहाँ पे एक जगह है उसी के पास में। ठीक है, एंड अलंग इज द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। ओके, याद रखो इसको। भीमनीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इट वाज अ बुद्धिस्ट साइट। और गोस्थानी रिवर है, डच थे भीमनीपट्टनम में। चांदीपुर उड़ीसा में है,
Nagapattinam is in Tamil Nadu. Okay, during the period of Cholas, Raja Raja one, it was famous. ठीक है, वहां पे एक चूड़ामणि विहार आपको देखने को मिलता है। पोर्तुगीजों ने भी इसको कैप्चर किया था, देन डच एंड देन ब्रिटिश। ओके, इसके डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 विथ रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। A property transaction is not treated as Benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction। अब आप खुद सोचो कि आप वो बेनामी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर हो। अब इमेजिन करो, ठीक है, अगर बेनामी प्रॉपर्टी है और जिसके नाम पे है उसको पता हो नहीं पता, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वो प्रॉपर्टी तो बेनामी ही रहेगी ना। अगर नहीं पता इस कारण देके तो हर प्रॉपर्टी को फिर लीगलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, properties held benami are liable for confiscation by the government. Yes, definitely. So, second statement is definitely correct. The act provides for three authorities for investigation, but does not provide for any appellate mechanism. अब ये एक्सट्रीम हो गया। और आपको पता है कि इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। ठीक है, अपीलेट हम मतलब किसी को अगर फांसी की भी सजा हो जाती है तो वो इवन ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भी उसका प्रोविजन है। ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी एक्सट्रीम एंड अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। सो तीन इलिमिनेट किया जा सकता था यहाँ पे। ओके, तो तीन, अगर आपको स्टेटमेंट वन पता भी नहीं होता फिर भी आप इससे आंसर डिराइव कर पाते थे इन केस ऑफ प्रैक्टिस। तो ऐसे कॉमन सेंस को यूज करना है। अगर किसी ने ये एक्ट के बारे में अगर पढ़ा भी नहीं होता फिर भी उसको क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना। तो ओनली इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसके रिवर्स इंजीनियरिंग करना है हमें, थोड़ा उसके बारे में जानना है। कोई अमेंडमेंट अगर रिसेंटली हुआ होगा वो थोड़ा सा देख लेना, सो दैट क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड फ्रॉम दिस थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू टू सम reasons if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences। अब देखना 2017 से किस तरीके से बाउंसर डालना स्टार्ट किया यूपीएससी ने। मतलब किसी ने नहीं पढ़ा होता ये। और ये बात याद रखना, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगेगा कि ये क्या है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। ये सोच लेना कि ये आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है। हर कोई एस्पिरेंट होगा जो पेपर दे रहा होगा उसको सेम फीलिंग होगा। तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। बस देख लेना कि ऑप्शंस में कुछ ऐसी बात जरूर मिलेगी आपको जिसका यूज करके आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब ये कीवर्ड भी देख लेना, एडवर्सली अफेक्टेड। ये कई बार यूपीएससी करता है यूज, राइट। और इम्पैक्ट उन्होंने दिया हुआ है। तो पॉलिनेशन, यस, बटरफ्लाइज सोर्स ऑफ पॉलिनेशन है। ये भी एक पीवाईक्यू था, याद है अगर आपको। बटरफ्लाई, बी एंड बैट, ये एक ऑप्शन क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्पफुल फॉर द पॉलिनेशन, या क्वेश्चन वहां से बनाएंगे। देन देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब ये सम के वजह से नहीं जाना, ये एक्सट्रीम वर्ड देखो, ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का और बटरफ्लाइज का क्या संबंध है मतलब? और ऊपर से ये ड्रास्टिक इंक्रीज, स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली डिक्रीज, ड्रास्टिक इंक्रीज, ये कैसे हो सकता है? इसको तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, दो ऑप्शन बच जाते हैं, तो वन तो डेफिनेटली करेक्ट है। थ्री, इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वैस्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। चांसेस है, ठीक है, क्योंकि दे माइट बी फीडिंग ऑन दिस बटरफ्लाइज। एक फूड चेन का पार्ट हो सकता है। रूल ऑफ मैक्सिमम के साथ जाने का मतलब यहाँ पे चांसेस है, और कुल लिखा है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रूल ऑफ मैक्सिमम फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब ये देखना, वेस्ट यहाँ पे भी ऑप्शन में है। वेस्ट का क्वेश्चन 2024 में आया। वेस्ट इवन 2023 के भी क्वेश्चन ऑप्शन में वेस्ट मेंशन था, जिसमें वैगल डांस के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स के थीम्स इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। डिफरेंट बर्ड स्पीसीज 2022-23 के बाद यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व द पेपर। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस algae based biofuels, but what are the likely limitations of developing countries। अब देखना, इसका जो algae based biofuels, इट इज अ रिपीटेड थीम। आप अगर पीवाईक्यूज मेरे देखे नोट्स
गो थ्रू किए होंगे तो वहां पे मैंने चार्ट भी बना के दिया हुआ है बायोफ्यूल्स का और उसके रिसोर्सेज का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट देख लेना। प्रोडक्शन ऑफ algae based biofuel is possible in seas only and not on continent। क्यों, क्या रीजन है नॉट ऑन कॉन्टिनेंट, क्यों नहीं हो सकता? रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, इसको आराम से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 and 3 बच जाता है हमारे पास, एंड 3 ओनली बच जाता है, तो ऑब्वियसली दिमाग में तो ये रखना है 2 by 3, 3 में से 2 स्टेटमेंट सही होने के चांसेस है। आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड तो डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें कोई ये नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट है जो हमें चेक करना है। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द algae based biofuel production requires high level of expertise technology until the construction is completed। अब ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम लग सकता है। ठीक है, कि उसके बाद भी जो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वगैरह। ठीक है, बट यूपीएससी हैज गिवन 2 and 3 एज द राइट आंसर। और यहाँ पे अगेन ये जो मैक्सिमम का रूल है हमारा, ये हमें सेव करता है इस क्वेश्चन को सही करने में। ठीक सर है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, मैंने इस क्वेश्चन में 3 मार्क करा था। हम्म। तो जैसे आपने बताया, मैंने कंप्लीटेड, मैंने ये सोच के इसको ये रॉन्ग मार्क कर दिया। बिकॉज 2016 का पेपर जब मैंने सॉल्व करा ना, तो उसमें मेरे जो मैक्सिमम के जो रूल्स है ना, वो काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने 17 में इसको मतलब मैक्सिमम का रूल कम अप्लाई किया। हम्म। तो मुझे मतलब क्या मतलब ये जो आगे के पेपर्स में ये चीज ज्यादा मतलब पुराने ये पेपर्स में कम काम। मैं एक बार ये बात हमेशा बता रहा हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट कि 100 के 100 क्वेश्चन में आपके रूल्स काम करेंगे। कई बार है ना, मैं बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं ना, उसमें मुझे यही बात समझ में आ रही है ना कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो, बट एक दो क्वेश्चन बैकफायर करने वाले हैं, ये आप कंसिडर करके चलना। ये माइंडसेट अभी से बनाना है कि 10 में से 7 8 क्वेश्चन सही होंगे आपके, नेट पॉजिटिव रहेगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं ही। ठीक है, अब इसमें एग्जाम लाइक सिचुएशन में इस क्वेश्चन पे मैंने बोला ना कि रूल्स एक जैसे अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे हमारा रूल अगर है कि हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा रहे हैं और किसी को लग रहा है कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हटा दो उसको, गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज हमें चेंज नहीं करना है उसको। ठीक है। और ओके सर। और दूसरी बात, एक रूल नंबर 1 कि कोई भी रूल लॉजिक टेक्निक अनलेस एंड अनटिल आप एक कॉमन सेंस या फिर नॉलेज यूज नहीं करते हो तब तक नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैंने इसलिए पहले ही बोला कि बहुत सारे बच्चों को गलती हुआ होगा, उन्होंने 3 के साथ गए होंगे वो। ठीक है। यस सर, मेनली मेरे 16 में ये वाला ये जो हम्म। रूल मेरा काम नहीं कर रहा था। उसमें मतलब मैंने अप्लाई करा तो उसमें क्वेश्चन गलत है, बाकी में चल रहा था। वही मुझे लगा कि पेपर इवॉल्व हो रहा है क्या, मतलब इट्स लाइक कि आगे नहीं नहीं पैटर्न चेंज हो रहा है। नहीं, अभी वो ऑब्जर्व करते रखो, बाद में देखते हैं, अभी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन होता है वैसे लिख के रखना है, और अगर अप्लाई नहीं हो रहा है आगे से तो फिर याद रखना है उसको कि चेंज हो रहा है, बट पैटर्न चेंज नहीं होता है थ्रू आउट। लाइक एक दो क्वेश्चन ऐसे इधर उधर हो जाएंगे, बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 11 से लेकर इवन 2025 में भी पैटर्न सेम रहा है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Which of the following are the objectives of the National Nutrition Mission? ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, हमारा रूल क्या बोल रहा है कि 2 by 4, 4 स्टेटमेंट है, 2 सही होने के चांसेस मैक्सिमम टाइम होते हैं, मैक्सिमम, बट हमें ढूंढने हैं कि कुछ गलतियां हो सकती है इसमें। सो टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू द माल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, यस अवेयरनेस जनरेशन का इससे पहले भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, वो सही आंसर निकला है हमारा। अवेयरनेस इज एन इंफॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट टू रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड वुमेन, ये भी ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली 1 and 2 तो सही है। अगर 1 and 2 सही है तो डी तो डेफिनेटली चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, लास्ट वाला स्टेटमेंट देखना, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। ओके, अब याद रखो कि कई वेज नॉन वेजिटेरियन का फिर डिबेट चालू हो जाएगा इसकी वजह से, तो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल शायद गवर्नमेंट थोड़ा सा अवॉइड ही करती है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। हम हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, 1 2 1 2 and 3। थर्ड स्टेटमेंट, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस। अब इसमें देखना मल्टीपल फैक्ट्स दिए हैं यहाँ पे, और ऐसे स्टेटमेंट में मिलेट है, फिर कोर्स सीरियल्स के बारे में एंड अनपॉलिश्ड राइस के बारे में बात हो रही है, इसमें से कोई तो एक गलत होने का चांस है, क्योंकि
हमारा रूल क्या बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट सही होते हैं जनरली। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होने के लिए हम क्या रीजनिंग दे सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हमें इस तरीके से भी रूल अप्लाई करना है कि अगर दो स्टेटमेंट मुझे सही करने हैं, इसमें से तीसरा स्टेटमेंट मैं रॉन्ग क्यों मानूं? तो रॉन्ग मानने का मुझे एक रीजन मिल गया कि यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स दिए हैं, हो सकता है कि ये फैक्ट्स चेंज किए हो। क्या इससे पहले ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग हुए हैं क्या यूपीएससी ने दिए हुए क्या स्टेटमेंट? तो यस, हमें ऐसे एग्जांपल्स भी मिलते हैं कि जहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स एक स्टेटमेंट में दिए होते हैं, उसमें से कोई एक चीज यूपीएससी चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने देखा था सत्रिय डांस में, वहां पे तीन संतों के नाम वहां पे लिखे थे यूपीएससी ने, मीरा एंड संत कबीर वगैरह लिखा था। सेम सेम वैसा ही स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे थीम चेंज हो गई है, बट तीन तीन चार चार एलिमेंट्स एक स्टेटमेंट में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस को आपको कॉन्फिडेंस के साथ इसको एलिमिनेट Sir, करना है। can you talk in English a bit, sir? Okay, I will try to, like, see, I am talking in English also. Sometimes no, you have to explain in Hindi as well as English, because there are some students who are continuously messaging me, sir, we are not getting anything when you talk in English. So we have to consider everyone. Okay, so I will use both Hindi English. So if you didn't understand this, I'll repeat it. So many times UPSC gives multiple facts in one statement, right? So we have seen such type of statements earlier also. For example, there was a question on Satriya dance and one statement mentioning three saints: Sant Mirabai, Sant Kabir, and there was another sant. Okay, so that was one fact was wrong. So we eliminated that. So by using that experience, we can eliminate this third statement, and we can go with one and two. Also, it is aligning with our this rule 2 by 4. So this is how you should, and this will come with the practice. See, it will not come with the listening, or if you solve only one paper, it will not. You will not able to apply it. You have to do multiple practice, and as we are solving 2011 to 2025, that are like 1,500 questions. So I'm damn sure you guys will be trained to apply these rules like this. Okay. So next question, question number 24. Two statements are given, 1 by 2 होगा, इसमें देखना है कैसे होता है. The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form the trade union. Okay, trade union and wages के regulation के related कुछ भी नहीं है, and this is these two Factories Act, they were repeated so many times, so many, like it is associated with Ripon and see, there was only regulation of hours, nothing with respect to wages. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in the British India. Yes, it's a fact. Okay, so by using this, you can eliminate the one and mark this second statement as a right. Next question: in the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? Possibility, can be is a possibility, and this is carbon sequestration. Carbon sequestration is a repeated thing. Even you can find this everything in those notes. If you have gone through all the notes of 2000 till 2016, you will find this and repeated from that. So abundant and uneconomic coal seams, depleted oil and gas reservoirs, and subterranean deep saline formation. All of the above is the answer. And this got repeated again in, I think, 2022 or 23. ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस थीम का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लेना है. So where log see, uh, remember one thing now, henceforth you have to use your static knowledge in these logics and techniques. Third, the PYQ experiences and the PYQ analysis, those notes that I have provided you. You have to use everything now, because as UPSC has evolved, the questions has been evolving, and the difficulty level is also evolving. So we have to also use these all these sources, but no new source. Okay. Question number 26, history question. It is like based on purely based on knowledge. Butler Committee, it is mentioned in the spectrum.
Okay. The object of the Butler Committee of 1927 was single statement. अगर question है कोई भी history का, it will be difficult to apply any logic unless and until it is a world association or anything. Okay. Otherwise, you can skip that question. Butler Committee was associated with states, Indian states. Okay. Improve the relation between the government of India and the Indian states. Now, you have read this press. I have shared my notes about evolution of press and education, and many committees were mentioned in that note. So on the basis of that knowledge, you could have eliminated C. Powers of the Secretary of States of India, 1858 में वो हुआ था. Define the jurisdiction of central and provincial government. ये भी repeated है. That is associated with Government of India Act 1990. तो A को भी आप eliminate कर सकते थे. So how you could have solved this question by using your previous year question knowledge. Okay, no logic, but previous year question knowledge is helpful here. Question number 27. The term domestic content requirement is sometimes seen in the news. See, now remember one new thing. Always remember the most repeated theme by UPSC. Solar power is one of such theme that UPSC asks questions again and again. Renewable is one of the theme. Okay, then atmosphere is one of the theme. Amazon rainforest is one of the such thing. Okay, so domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to, and we have to choose most correct option. Developing solar power production in our country. Okay, chances है हो सकता है because so many times UPSC in past papers has asked question on solar power. Granting license to foreign TV channels in our country. Of solar power as compared to solar power, this TV channel is like less important. Exporting our food products to other countries. Permitting foreign educational institutions to set up their campuses in our country. Okay, so the most important theme, according to my observation and favorite theme, is solar power. So I have to go with option A. Okay, now this is an exception. If you have analyzed, if you have analyzed the previous year question notes, you could have solved this question. Otherwise, this question would lead to negative marking, as 1/2 rule is not applicable here. See, consider the following statement. The Nuclear Security Summit are periodically held under the aegis of UN. Now, parent organization. This one technique is useful, and by using that, you can eliminate this statement. Second, the International Panel on Fissile Material is an organ of International Atomic Energy Agency. See, I have explained nuclear is also one of the important theme, and you have to read each and everything about nuclear. So in those notes, I have mentioned about International Atomic Energy Agency. Okay, and it is a separate body. It is an independent of United Nations. International Panel on Fissile Material is also a separate body. They are not like IPFM is not an organ of International Atomic Energy Agency. So that's why if you don't know this statement, one is eliminated by using parent organization, and if you apply 1/2, this is going to be backfired. Actually, answer is neither 1 nor 2. यहाँ पे क्या important था? PYQ analysis and knowledge. So that is why I was emphasizing solving papers from 2011 to 2016, because those notes are now your base. Okay. So while reading more about it, I have given details in my notes. I'll share after ending this discussion. Okay. Who among the following can join the National Pension System (NPS)? Resident Indian citizens only. Now, just imagine you don't know anything about it. Now we will eliminate based on our like facts, data, and etc. So resident Indian citizens only. Because of this only and restricted statement, we can eliminate. Persons of age from 21 to 55. Pension scheme है. Why 21 is like 18 भी हो सकता है. Okay, number again can eliminate. All state government employees joining the services after the date of notification by the respective state government. No, don't know, suppose. All central government employees, including those of the armed forces, joining the services on or after 1st April
Now these statements are similar, means the correct answer lies in between them. And we have one reason to eliminate the D is this date is mentioned here. Then including is mentioned here. That can be excluding also. So here it is a red flag. UPSC may have twisted so like details about this statement, and we can eliminate the statement D, and answer is C. And UPSC has also given C as the right answer. Now after checking, we have found that all central government employees, here it was excluding. UPSC has just used the opposite word including here. Otherwise, rest of the details are same. See how statements are twisted. That is why I am explaining this in detail. Okay. So in some questions, examiner just use the opposite word to change the statement. आपको इतना alert रहना है इसमें. Okay. See, UPSC prelims is a game of alertness. स्ट्रेस में जाना नहीं है. इफ यू एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगा तो समझ लेना कि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उसमें. You will not you will not find these hints then. Okay. With reference to river Tista river is clearly mentioned in NCERT. Consider the following statement. The source of river Tista is the same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. Now we know that the source of Brahmaputra is Tibet, and the source of Tista is clearly mentioned that it origin in the Sikkim. Zemu Glacier is associated with Tista River. It is also mentioned in the NCERT. That is why the knowledge of your static portion, and it is only NCERT. For geography, no more than NCERT, just on NCERT. River Rangit is also mentioned. It is the largest tributary of largest river flowing in Sikkim. So River Rangit originates in Sikkim, and it is a tributary of Tista. Yes, it is a correct statement. Even Tribeni is also. River Tista flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. Actually, it joins Jamuna and it enters into Bangladesh, not on the border. Okay, it enters into Bangladesh. The third statement is also wrong. So only second statement is correct. Here 50-50% अगर हम जा सकते थे. Alternative was also is wrong here. Pattern gets repeated. First statement was wrong. Okay. 31. Consider the following statements. In tropical regions, Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue. This is a repeated theme actually. It is directly influenced by some previous question. Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmit dengue. Okay. Zika, dengue, chikungunya and yellow fever, ये जो है सेम मॉस्किटो की वजह से स्प्रेड होता है. देन सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस डिसीज इज पॉसिबल. पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. So both the statements are right. And see now one more new thing, just remember. So many times both statements are right. Both 1 and 2 right. ये आता है आंसर. कब आता है ये आंसर? When. Okay. The statement ये लिखा है मैंने यहाँ पे. कब होता है ये? When statements are complementary to each other. When statements are associated with interrelated topics, or both the statements are informative. Then affirmative or positive statements. Aims or objectives are given. तो उस टाइम पे ये 1/2 जो है वो काम नहीं करेगा वहां पे. Okay. So we have to use multiple techniques now. We have to use our observation also now. So this is how you should observe whether it is they are complementary to each other, whether they are associated with same topic, whether the statement is informative, positive, or talking about aims and objective. Now neither भी इसी तरीके से होता है. कई बार neither कैसे होगा? दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? If both the statements are extreme, steadily increased, steadily decreased. If both the statements in both the statement there is no extreme numbers are mentioned, they are altered, information is altered so many times. For example, first statement is talking about something else and second statement and their information is altered, then also neither can be an answer. So remember this thing. So there is no thumb rule. You have to apply many things together now. Next, question number 32. Consider the following statement. The standard mark of Bureau of Indian Standard, BIS,
is mandatory for automotive tires and tubes. अब यहाँ पे mandatory की वजह से बहुत सारे लोगों को टेंशन आया होगा. This is an extreme word, but just use your common sense. It is for tires and tubes, and Bureau of Indian Standard is very important body in India. Okay, that certifies some like equipments. अगर BIS स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं करेंगे तो ये टायर ट्यूब फटके एक्सीडेंट वगैरह भी होने के चांसेस एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Okay. Next, AgMark is a quality certification mark issued by the Food and Agriculture Organization. Parent organization definitely wrong होगा ये. And AgMark it is associated with India. अब एक एक सोचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ. देखो, सपोज आपको ये पता नहीं है. First statement you don't know whether it is true or false. But second statement you definitely eliminated by using this strict parent organization. Now you know this thing. Whenever there are two statements, one statement is wrong, one statement is right. Many times. Okay, not 100% times, but maximum times. Now, I have made this statement wrong, so I have to make this statement right. So I have to think like this. Even though there is a mandatory word, what can be the reasoning or what can be the argument in favor of this statement? So I can give this argument like tires and tubes are most important. Like accident हो सकता है अगर वो certify नहीं करेंगे तो mandatory तो करना पड़ेगा. Okay, in this way you have to train your mind to think during examination while giving exam. Okay. Question number 33. What are the advantage or advantages of implementing the National Agricultural Market Scheme? National Agriculture Market Scheme. Okay. It is a pan-India electronic trading portal for agricultural commodities. Informative statement. New scheme is launched and some information is UPSC tries to give the information, basic information about it. It provides the farmers access to the nationwide market with prices commensurate with the quality of their produce. So it is a positive statement, nothing restrictive, nothing extreme. Both the statements are correct here. Just like here, I have explained informative statement complementary associated with similar topic that is agricultural market. एग्री कमोडिटी वर्ल्ड एसोसिएशन भी यहाँ पे हो रहा है एंड फार्मर से रिलेटेड है. तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन. Here our 1/2 doesn't work because we'll use that parent organization and all if you don't know. However, the source of this question is UPSC PYQ and analysis till 2011 to 2016. If you have, if anybody has read those notes, they will find this GI tag, Doha, TRIPS, everything. I have written there. Okay. So with reference to the National Intellectual Property Rights Policy, consider the following. It reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement. Department of Industrial Policy and Promotion is the nodal agency for the regulating industry. अब यहाँ पे parent organization देने की वजह से कई स्टूडेंट्स ने उसको एलिमिनेट किया होगा और आंसर उसका गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं. एक्चुअली अगर आपने इस तरीके का मेथड फॉलो किया है, if you followed this process, just remember that you have made around 7 to 8 questions right. Okay, एक दो क्वेश्चन ही ऐसे होंगे इस तरीके के जो एक्सेप्शन के तौर पे हमें मानने हैं और वो गलत ही होगा. हमें 200 नंबर नहीं लाना है. Which of the above statement correct? Here, both the statements are correct. So, it is known as DPIIT now, Ministry of Commerce and Industry, and it is responsible for this. Okay. Details are given in the notes. Please read after the discussion. Okay. So, WTO is also one of the important body. For example, question comes on World Bank and associated banks, IMF, IMF related operations, and WTO. So you can find many questions on these three international organizations. According to Wildlife Protection Act 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law? Okay, this is not an extreme statement. Cannot be hunted means they are given a fully protection. And घड़ियाल PYQ से आया है. इंडियन वाइल्ड लाइफ 2011 में था. Again 13 में भी पूछा गया. And wild buffalo was also mentioned in the option. So all of the above is the right answer here because they are all protected under Wildlife Protection Act and kept into Schedule 1. Okay. This is purely based on PYQ. Which of the following statements are true
of the fundamental duties of an Indian citizen. A legislative process has been provided to enforce these duties. Non-enforceable hai. Okay, they are correlated. They are correlative to the legal duties. Okay, purely knowledge-based question है ये. मैं इधर ही था. 37 इसका सोर्स हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के पहले. एंड यूपीएससी हैज गिवन, सॉरी स्पेक्ट्रम में उसका समरी दिया हुआ है, उसमें आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ओके, राधाकांत देव was the first president of British Indian Association. गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ओके, यहाँ पे दिया है फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा. They have changed Madras Native Association. Okay, so Gazlu Lakshmi Narsu Chetty was associated with Madras Native Association. So 2 is eliminated here. Surendranath Banerjee was associated with Indian Association. So 3 is right. So 1 and 3 is the right answer. Now this is purely based on knowledge as well as your application of techniques and observations. That all of the above is rarely correct. Okay, so one has to be wrong here, and alternative also follows. के बारे में जो जो ऑप्शंस में है इनके बारे में प्लीज पढ़ लेना. यू हैव टू रीड मोर अबाउट राधाकांत देव एंड गजनू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन. दीज आर थीम्स. इसी में आस्क मोर क्वेश्चन ऑन इट, एंड एक्चुअली आई हैव कवर्ड इन नोट्स आल्सो. Basic question of polity. Which one of the following objective is not embodied in the preamble? So economic liberty is not embodied. Okay, otherwise thought expression lives there. Now again, one exception to our rule. Okay, with reference to Quality Council of India, consider the following statement. Quality Council of India was set up jointly by Government of India and the Indian industry. अब यहाँ पे किसी ने अगर eliminate किया होगा by using parent organization, तो that is right method to solve this question. ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसकी वजह से डिसहार्टन नहीं होना है, ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा. ओके, ओनली सच लाइक वन एक्सेप्शन कैन बी देयर. मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी राइट बाय यूजिंग दोज मेथड. डोंट चेंज योर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेपर बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Chairman of Quality Council of India is appointed by the Prime Minister on the recommendations of the industry to the government. ये both statement correct है, ये मुझे भी पता नहीं था जब मैंने पेपर दिया था. Okay, but you have to apply your logic here. क्वेश्चन सही हो गलत हो उससे एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 40. What is the purpose, aim, objective purpose of the setting up of small finance banks in India? To supply credit to small business unit, to supply credit to small and marginal farmers. So that is why it is small. So keyword भी match हो रहा है. To encourage young entrepreneur to set up business, particularly in rural areas. Adjective used here. Okay, and they are overemphasizing in rural areas business. Okay, so why only in rural areas? So small, it is not mentioned anywhere. Small finance banks are associated to encourage only like in rural areas only. So why I'm giving this thought? Because I know that all of the above is rarely an answer. One option has to be eliminated, and these are objectives, aims that are positive. So I cannot eliminate 1 and 2, but I have a reason to eliminate these 3. What is the reason? Here they are by using adjective or emphasizing on rural areas. Here I can question this option, and by using that, if I eliminate, the right answer is 1 and 2. Even if this has given this as an answer. This is how you should think in actual paper. With reference to Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, consider the following statements. The first AMCHU was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Responses and Governance Structure. So many facts given. Year is also given, theme is also given, and definitely one has like अब आप भी एग्जामिनर होते हैं तो आप भी इसमें से किसी एक को मॉडिफाई करते हैं. So definitely every human being thinks like this. So this is modified statement. Okay, multi-fact statements are wrong like most of the time. Then India hosts
all the annual ministerial conferences all become extreme here. So that is why earlier in like 10 minutes back I told you sometimes answer is neither, because we have to find out these extreme words or correlated words are there or not. We can eliminate both the statement. Answer is neither one nor two. Okay. Read more about UN Habitat amplitude in my notes. Okay, I already covered that. And here also you can find some important things about it. Okay, biennial होता है ये, सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था. That is known as New Delhi Declaration. Sir, I have skipped this question 41. Okay, that is also a good technique to save your marks. So we can skip if we have never heard about the. Yes, yes. If you don't know anything about it, and if you are pretty much sure that ये question मेरा गलत होगा, तो skip कर दो उसको. Okay. ठीक है? But here what, like you can now understand this. Two facts are given here, so we can take the risk. Multiple fact statements are wrong, and here extreme word was there. APEC, ASEAN, ADB. Here also multiple facts are there. Okay. In future, like during practice, attempt these questions. See what happens. Okay. In actual exam, you can take the call. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. Here, democracy is associated with people. People means male and women. ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन का क्वेश्चन था, सीधे सीधे पॉलिटी. द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन. ओके, दैट इज डेमोक्रेसी सुपेरियर वर्च्यू. ओके, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव और इंडिविजुअलिज्म के अराउंड नहीं होता है डेमोक्रेसी कभी यार. पार्टी वर्कर्स का भी कोई लेना देना नहीं. थ्री स्टेटमेंट्स आर, सी कितने वियर्ड स्टेटमेंट्स है ये. ओके, क्वेश्चन नंबर 43. Which of the following is the most likely consequence of implementing the UPI? Most likely consequence of UPI. UPI उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में. मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. अब ये पता है हमें, यूपीआई आने के बाद वॉलेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक हुआ है एंड यू कैन डायरेक्टली पे. डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस एक्सट्रीम स्टेटमेंट. एफडीआई इनफ्लो विल ड्रास्टिकली एक्सट्रीम स्टेटमेंट. Direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. Extreme statement. Okay, so you can eliminate these three statements अगर confusion हो रहा था. ये टर्म देखना, ये क्वेश्चन ब्रॉड स्टेटमेंट्स और अम्ब्रेला थीम कैसे करेक्ट होता है उसका एक एग्जांपल है ये. क्वेश्चन नंबर 24. द टर्म्स इवेंट हॉरिजॉन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल. ओके, एंड वी हैव सीन दिस इन PYQs. Sometimes seen in the news in the context of observation and understanding of universe. In universe is an umbrella term or broad phenomena. Solar and lunar eclipse, part of universe. Satellites orbiting the earth, part of universe. Origin and evolution of living organisms on the earth, again earth is a part of universe. देख लेना, universe is a broad theme here. Even in questions of economy also, जो ब्रॉड और इलेबोरेटिव जो होते हैं वो सही होता है आंसर. ओके, ए इज द राइट आंसर. तो दिस इज हाउ मल्टीपल जो एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशंस एंड PYQ नॉलेज के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते थे. जीनोम सीक्वेंसिंग with reference to agriculture in India, how can the techniques of genome sequencing often seen in the news to be used in the immediate future? Okay, genome sequencing को किस तरीके से यूज किया जा सकता है? Genome sequencing can be possibility, yes, used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance various crop plants. Yes, हमने देखे हैं और इसके कई क्वेश्चन सॉल्व किए हमने. This technique helps in reducing the time required to develop new varieties of the crop plants. Yes, positive statement. It can be used to decipher the host pathogen relationship in crops. Here also possibility. So in such type of questions, the rarest of rare questions, all of the above is the right answer. Question number 46. The main advantage of the parliamentary form of government is that the executive remains responsible to the legislatures. See, now look at this question. How many times UPSC has repeated same, but just change the words, change the wordings.
वर्बेटम चेंज कर करके यूपीएससी सेम थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके. इवन ड्यूरिंग माय एनालिसिस आई आल्सो मेंशन दिस रिपीटेड मैक्सिमम टाइम. अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होना चाहिए. In context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Rights are co-relative with duties. Even गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स आपने पढ़े होंगे. Okay? Rights and duties को लेके they are co-related with duties. 48. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Preamble. That is why it is called as a horoscope, identity card. Okay. तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन. आप देखना पॉलिटी के ऊपर कितने सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन. अब यूपीएससी ने आर्टिकल पूछना बंद किया. दे हैव स्टार्टेड आस्किंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो रट्टा मार के आर्टिकल्स वगैरह फैक्ट्स वगैरह याद तो रख सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज प्योरली ज्योग्राफी, इंडिया का मैपिंग. ओके. मैपिंग प्रैक्टिस क्यों जरूरी है इसका एक एग्जांपल. कोहिमा टू कोट्टयम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? मैप निकालो सीधे सीधे इंडिया का और काउंट करो स्टेट्स को. ओके. टोटल 7 स्टेट्स है इसमें. क्वेश्चन नंबर 50. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू. दिस इज मेंस क्वेश्चन. इवन यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन इन मेंस आल्सो. अगर किसी ने मेंस के पेपर आंसर राइटिंग वगैरह की होगी उसको पता चल जाएगा. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर. Okay. This question got repeated based on UPSC PYQs. I have shared UPSC PYQs 1995 onwards, and even before that also I am scanning it. I'll definitely share with you guys. Mutupalli was asked more than 2 or 3 times before 2010, and it was directly associated with Kaktiya Kingdom. मतलब seaport था वो, same ऐसे question था. Okay. So which one of the following was a very important seaport in the Kaktiya Kingdom? Okay. Answer is Motupalli. There was no any logic here, only based on PYQs. We could have solved it. That's why yesterday I shared some notes with you. Culture question from 1995 onwards and ancient medieval question from 95 onwards. So आपको करना क्या है, बस एक बार उसके ऊपर से नजर घुमाओ. Just have a glance on it. Just read once कि कौन कौन से टॉपिक्स है. उसके पहले के भी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वो भी अब इतनी बार मैंने हाईलाइट किया है, उसके ऊपर लिखा है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, फिर भी मैं उसको शेयर करूंगा. ओके. वो एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि क्या रिपीट हुआ था. नाउ रीड मोर अबाउट नेल्लूरू, मछलीपट्टनम एंड काकीनाडा एक्सेट्रा. ओके. उसका डिटेल्स सारा है वहां पे मेंशन इन नोट्स में. क्वेश्चन नंबर 52. विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन. अब ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जस्ट स्टार मार्क कर दो यहाँ पे. इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मैच हो रहा है, और एम भी है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये सही होने का चांस है. इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट. सो इट इज अ पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट तो सही है. ओके. तो बस ये जो है इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, और ऑल ऑफ द वो होने का चांसेस नहीं है. तो आंसर हमारा 1 and 2, 2 and 3 में होना चाहिए. तो इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल. अगेन यहाँ पे भी हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सी नाउ दोनों स्टेटमेंट में पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है. अब यहाँ पे दोनों में से एक चूज करना है. और अभी अभी हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन अगर मेंशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है. ये ऑब्जर्वेशन है हमारा. सो उसके बेसिस पे हम तीसरे स्टेटमेंट को कर सकते हैं रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दो दो इंटर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है. सो इसको अगर हटा देते हैं तो सीधे हम आंसर पे आ सकते थे. तो पीवाई के नॉलेज के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 1 and 2 इज द राइट आंसर. नाउ इन फ्यूचर लाइक 18 या 19 में यूपीएससी ने ये ऑप्शन यूज करके क्वेश्चन बनाया. वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे आर एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल. ओके. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे अब आगे. हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस के ऊपर आपको अगले साल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे.
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, Sautrantika Sammitya were the sects of Jainism. Sarvastivadin held that constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. It is one of the toughest question. अगर आपने बुद्धिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये टफ क्वेश्चन बन जाता है सीधे सीधे। ओके, या तो आप इसको स्किप कर सकते हो, या फिर मैंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के और इसके जो नोट्स शेयर किए एंशंट के, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के भी नोट्स हैं, वो नोट्स अलग से नहीं थे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नोट है उसके लास्ट लास्ट में वो उसके नोट्स हैं, उसमें से आप ये पढ़ लेना। अदरवाइज यू कैन स्कीप सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट पता नहीं है, क्योंकि तुक्का मारने में कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे 50-50% जा सकते हैं 1/2 रूल यूज करके, आइदर 1 करेक्ट हो सकता है या 2 करेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आया कि नहीं पीवाईक्यू से सीधे सीधे, डायरेक्ट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 2/4 हमें पता है। ओके, so Lebanon and Syria is the right answer, 3 and 4. Other than this, Israel and Cyprus are there. Okay, सीधे पीवाईक्यू से उठाया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, with reference to National Investment and Infrastructure Fund, which of the following statement are correct? It is an organ of Niti Aayog, parent organization, or ministry, most of the time wrong. It has a corpus of 4 lakh crore at present. Number is given. अब देखना, यूपीएससी के एग्जामिनर का माइंडसेट रीड करना है यहाँ पे। एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे रॉन्ग बनाता है। एक्चुअल कॉर्पस कितने करोड़ का पता है? 40,000 करोड़ का। बस एक जीरो बढ़ा दिया, बन गया तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही दिन बोला था राउंड फिगर्स होंगे या फिर डेटा फैक्ट, इसके साथ खेलता ही खेलता है यूपीएससी। ओके, नाइदर इज 1 nor 2 इज द करेक्ट आंसर। द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन, सपोज किसी को नहीं पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। ग्लोबल फैसिलिटी की बात हो रही है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आसियान, साउथ ईस्ट एशिया के एसोसिएटेड है। वर्ल्ड बैंक, ये ग्लोबल को कवर करती है सपोज। देन यहाँ पे ओईसीडी की बात हो रही है, ऑल कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ, इवन यूएनसीटीएडी इज आल्सो do not like, it is different body, it is not associated with this. So World Bank collaboration that facilitate the preparation and structuring of complex infrastructure, public private partnership to enable mobilization of private sector and industrial investment capital, that is global infrastructure facility. This is the right answer. What 3, 4 out of these 4 we have to choose one based on our world association. ओके, और हमें पता है वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO, कई बार क्वेश्चन आया है इससे। For the election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by anyone residing in India. लोक सभा का मिनिमम एज 25 होता है, तो एनीवन नहीं होगा। ए रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, कहीं से भी कर सकते हैं, 2-2 जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी इलेक्शन लड़ते हैं। सी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, इन दोनों में से एक चूज करना है। तो एनी सिटीजन तो नहीं होगा, 18 के नीचे का भी सिटीजन ही होता है, तो वो तो नहीं फाइल कर सकता है। तो वी लेफ्ट विथ ऑप्शन सी, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, प्योरली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो कोहिमा वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही था ये। इन इंडिया द हिमालयस आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। वहां पे हिमालय का डायग्राम निकाल के आपको काउंट करना है स्टेट सीधे से, अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, मोर देन 5, ये भी स्टेटमेंट गया। पुलिकत लेक इज रिपीटेड, यहाँ पे कोई है जिसने 2010 के पहले की पीवाई की सॉल्व की है, उसको ये पुलिकत लेक का क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पे। पुलिकत लेक इज रिपीटेड so many times, okay, and it is spread over 2 states,
तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। और वो दो स्टेट है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पुलिकत लेक में फ्लैमिंगो फेस्टिवल होता है। ओके, एंड इट इज लाइक श्री हरिकोटा जो है ना हमारा, वो वहाँ वहीं पे है। 96% ऑफ द पुलिकत लेक इज इन आंध्र प्रदेश एंड ओनली 3% इन तमिलनाडु। अलनी, कलंगी, स्वर्णमुखी रिवर्स एसोसिएटेड विद इट। बीओडी, इकोसिस्टम पोल्यूशन का जो चैप्टर है उसका बेसिक क्वेश्चन है। और पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पोल्यूशन के ऊपर का जो क्वेश्चन आता है, पोल्यूशन इंपॉर्टेंट थीम भी है। ओके, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल तीनों इसमें दिया है। इसमें ऑड मैन आउट भी है वैसे ऑब्जर्वेशन के ऊपर देखा जाए तो, अदरवाइज इट इज अ बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन। तो ये दो कंसेप्ट है, बीओडी एंड सीओडी। ओके, तो केमिकल जो डिमांड जो है that is associated with inorganic material. Next, question number 60 with reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working towards better urban culture. Which of the statements are correct? Okay. UN Habitat has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all. अब ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे पेरेंट, इस स्टेटमेंट को आप इलिमिनेट कर सकते हो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, या फिर ऑल स्टेटमेंट, ऑल भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसके वजह से, तो वो भी हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन को गलत करने का चांस है। देन इट्स पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटीज ओनली। नाउ पहले स्टेटमेंट से ज्यादा ये स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो अगर मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है, आई रिमेन विद दिस टू स्टेटमेंट्स 1 and 3 and 1 only। और मुझे पता है कि तीन तीन में से दो स्टेटमेंट सही होते हैं मैक्सिमम टाइम, आई गो विथ 1 and 3। ठीक है, UN Habitat contributes to overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं था, बट ये जो सेकंड स्टेटमेंट था दैट हेल्प अस टू एलिमिनेट एंड अराइव एट आवर आंसर। सो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, एक तो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन यूज किया बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट, दूसरा हमने 2/3 यूज किया। ओके, इसके वजह से 1 and 3 इज द राइट आंसर। एंड यूपीएससी के जो ऑप्शंस दिए थे उसमें हिंट था कि 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, with reference to national skill qualification framework, which of the statement given below are correct? Under national skill qualification framework, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning। अब पहला क्वेश्चन देखो, प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेट के ऊपर पहला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखा हमने, तो ये अगेन रिस्ट्रिक्टेड हो गया। एक ही थीम के ऊपर दो क्वेश्चन आ गए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम रॉन्ग। 1/2 तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट होने के लिए हमें देखना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और व्हाट। एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF is the mobility between vocational and general education। Yes, it is a positive statement. Okay, so 2 only is the right answer। In context of Indian history, repeated, इसके नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। डायरकी क्या होता है? इट इज अ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स delegated to provinces into 2 categories, reserved and transferred। that is डायरकी। ठीक है, consider the following in respect of national career service। national career service is an initiative of the department of personnel and training, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं सीधे सीधे। नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन ए मिशन मोड to improve the employment opportunities to uneducated youth of the country, not just uneducated but all the youth। okay, इसमें all में educated and uneducated both है। एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल दिया बस इन्होंने, यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड भी यहाँ पे आ गया। so neither is the right answer। this is exception to our 1/2 rule, but common sense wins here। okay, जो एम्प्लॉयमेंट होता था ना पहले, यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ता था ग्रेजुएशन होने के बाद, तो हमें नौकरी पे कॉल आते थे, दैट इज एसोसिएटेड विद नेशनल करियर सर्विस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है ये। तो
एक लॉजिक या एक टेक्निक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मल्टीपल यूज करने हैं, तभी जाके अभी जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है उसको हम टैकल कर सकते हैं. एंड आई थिंक many students are successfully doing that. That's why they are getting good score, 110 plus 120 like that. Which of the following statement best describe the term scheme for sustainable structuring of stressed asset S4A recently seen in the news? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, और करंट अफेयर्स में दो तीन चीजें हमें 100% पढ़नी है. एक इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट. ओके, टॉप प्रायोरिटी पे ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट of developmental scheme formulated by the government. It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big conglomerate entities facing genuine difficulties. Okay. अब यहाँ पे stressed asset मतलब क्या? Asset, liabilities, ये बैंकिंग के रिलेटेड टर्म है और इसके ऊपर हमने बात की थी एक बार, राइट? तो आरबीआई भी मेंशन यहाँ पे, और एक क्वेश्चन आरबीआई के ऑपरेशंस बैंकिंग के ऊपर आता है, ये भी हमें पता है बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस ओनली. So we can definitely go along with it. Okay. Stress asset means non-performing assets. So B is the right answer. 65. Consider the following statements. Climate and Clean Air Coalition, CCAC, to reduce the short-lived climate pollutants is a unique initiative of G20 group of countries, parent organization. What are those? The CCAC focus means aim or objective, on methane, black carbon and hydrocarbons. So these are pollutant. Methane is a pollutant, black carbon, hydrofluorocarbon is a pollutant. So definitely second statement has to be right because of this logic. But यहाँ पे अगर ऐसा बस एक ही वर्ड लगा देते हैं हम लोग ओनली, तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता और दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते. बट यहाँ पे ओनली मेंशन नहीं है. ठीक है, तो हमारे रूल के साथ भी ये जा रहा है, तो 2 इज द राइट आंसर. इसके रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है लाइक नेक्स्ट टाइम यूपीएससी में आस्क क्वेश्चन ऑन इट. Basic geography with reference to Indian Ocean Dipole, it is mentioned in NCERT. Indian Ocean Dipole sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon. Which of the following statements are correct? Indian Ocean Dipole मतलब Indian Ocean के related ही होगा. Indian Ocean Dipole phenomena is characterized by difference in sea surface temperature between tropical Western Indian Ocean and tropical Eastern Pacific Ocean. देखना, एग्जामिनर का माइंडसेट देखना. इंडियन ओशन ही था यहाँ पे, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, इन्होंने इंडियन को हटा के पैसिफिक डाल दिया और आपको कंफ्यूज किया, क्योंकि आप क्या करेंगे, आधा स्टेटमेंट पढ़ के खुश हो जाएंगे, यहाँ सही है. ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एंड एल निनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून. यस, कैन, पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं करेगा इन्फ्लुएंस, डेफिनेटली. तो 2 इज द राइट आंसर, 2 ओनली. अगेन इट इज इन अलाइनमेंट विथ आवर 1/2 रूल आल्सो. इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, रिपीटेड थीम, घड़ियाल के ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है. घड़ियाल सेंचुरी मैंने आपको बताया था. ओके, घड़ियाल नेचुरल हैबिटेट में कहाँ मिलते हैं? चंबल रिवर में. एंड चंबल रिवर का जो क्वेश्चन था याद है, विद कौन सा वो, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, इसके ऊपर था. भितरकनिका रिपीटेड है. चंबल रिवर क्यू की वजह से हमें पता है. पुलिकत लेक ऑलरेडी रिपीटेड है. एंड दीपोर बिल क्या है? इट इज वेटलैंड इन असम, इट इज फ्रेश वाटर एंड ब्रह्मपुत्र वैली में है. ओके, पुलिकत लेक में अरनीस और नमुकिया एंड कलंगी रिवर. पुलिकत का अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है. ओके, तो चंबल रिवर इज द राइट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम. Inaugural IONS was held in India in 2015 under the chairmanship of Indian Navy. यहाँ पे 2 फैक्ट. एक तो बोला कि इंडियन नेवी चेयरमैन थे और एक ईयर दिया, दोनों में से एक तो चेंज करने का पक्का चांस है यहाँ पे. रीड एग्जामिनर्स माइंड, 2008 में हुआ था, उन्होंने 15 कर दिया यहाँ पे. ओके, तो 1 एलिमिनेटेड, 1 गेट्स एलिमिनेटेड, वी नो दिस रूल. सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव अगर होगा तो देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो सही होगा. IONS is a voluntarily initiative that seeks to increase maritime cooperation. Positive. Among navies of the littoral states of Indian Ocean region. That is why it is Indian Ocean Naval Symposium. नाम से भी मैच हो रहा है.
वर्ल्ड एसोसिएशन में है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, बोधिसत्व, पद्म पानी, अजंता पेंटिंग, अलग से कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है. और बादामी केव्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था उस दिन. बाघ केव्स, एलोरा केव्स, ये सारे केव्स मेरे 2011 से 13 के नोट्स में मैंने कवर किया हुआ है, प्लीज पढ़ लेना उसको. क्वेश्चन रिपीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, traditions and the communities associated with. Now we have seen Gond, so many time questions has been asked on the Gond. Yesterday only we see that they plant so many trees, और उसको मतलब वो उड़ीसा में होते हैं, राइट. नंदराज जात यात्रा, ये तो हमने उस एनालिसिस में कहीं पढ़ा नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही मतलब फेस्टिवल एसोसिएटेड था गोंड्स के रिलेटेड. तो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू वी कैन एलिमिनेट दैट, एंड आल्सो इट इज ओनली गिवन इन वन ऑप्शन, तो उसको हम आराम से निकाल सकते थे. वारी वारकरी, अब ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए आसान हो गया. वारकरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्ट इन महाराष्ट्र, पंढरपुर में जाते हैं वो, तो वो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद संथाल. तीन को भी एलिमिनेट किया जा सकता था, ठीक है. सो यू रिमेन विथ वन पॉइंट नन. नन के साथ तो हम जाएंगे नहीं कभी. तो चालिया साई फेस्टिवल एसोसिएटेड विद सिंधिस, पता भी नहीं होता, बट बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज एंड सम लोकल नॉलेज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब नंदराज जात यात्रा कहाँ पे होती है? ये गढ़वाल कुमाऊं हिल्स में नंदा देवी जो है वहां पे होती है, वंस इन 12 ईयर्स. ओके, गोंड्स के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, संताल्स के ऊपर पढ़ना है. चालिया साई फेस्टिवल झूलेलाल के रिलेटेड है, सिंधीज, एंड 40 डेज का फास्ट किया जाता है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल. बस इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है. Which of the following practices can help in water conservation in agriculture? Okay, ये क्वेश्चन का जो थीम है, जीरो टिलेज, इट इज रिपीटेड. रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, इससे वाटर कंजर्वेशन होगा. अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड. अब जिसको पता नहीं है वो शायद ऑल ऑफ द अबव भी मार सकता है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में एक बैकफायर होने का चांस है. ओके, अगर किसी ने एप्लीकेशन समझ के अगर नहीं पता है, ऑल ऑफ द अबव अगर टिक किया है, तो उसमें कोई डिसहार्टन नहीं होना है. जैसे एक्सेप्शंस का एक, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सम एक्सेप्शन, अगर आपको नॉलेज नहीं है. तो बेसिकली जिप्सम जो है फर्टिलाइजर का मतलब जैसे काम करता है टू अवॉइड द लाइक क्रैक्स एंड लीकेजेस. ओके, तो उसके लिए जिप्सम यूज किया जाता है. राइट आंसर गिवन बाय यूपीएससी इज 1 and 3, अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 72. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट एक्सपांडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन. सी, नाम में दिया हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब सॉइल के ही रिलेटेड है वो, उसका न्यूट्रिएंट और सॉइल की जो रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना उसका डिजिटली, और फार्मर्स को हेल्प करना. ओके, it has nothing to do with expanding cultivable area or nothing to do with the banks and all. Okay, so it is associated only checking the overuse of the fertilizers in the farmlands. Soil के health के related है, nothing more than that. 3 only is the right answer. ये कॉमन सेंस यूज करना था यहाँ पे, कॉमन सेंस. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब ये क्वेश्चन देखना, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लीड पॉइजनिंग. ओके, उसमें ये कॉस्मेटिक्स वगैरह वो सब दिया हुआ था, वहां से वो उठाया गया क्वेश्चन है. कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल एंड अनवांटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली टू बी फाउंड इन देम. लाइकली टू बी फाउंड बोला है, इसमें ये नहीं बोला कि पॉइजनस है या नहीं है. तो लिपस्टिक में होता है ये, तो वही से हमें पता चला. सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी हो सकता है, मतलब इवन 1% भी हो सकता है. तो ये जो कीवर्ड है लाइकली टू बी फाउंड, इसकी वजह से हर एक चीज में मतलब होने का चांस है. लिपस्टिक में लीड हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हो सकते हैं, चाइनीज फास्ट फूड में ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो सकता है, इवन 1% भी हो सकता है. दैट इज वाई ये कीवर्ड्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है. ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर. टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन हमने देखे हैं. न्यू टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस होता है ओल्ड टेक्नोलॉजी से. ऑर्गेनिक लाइट emitting diodes are used to create digital display in many devices. What are the advantages of OLED displays over the liquid crystal displays? मतलब liquid crystal display LCD पुराना है, तो उससे impactful OLEDs होंगे. OLED displays can be fabricated on flexible plastic substrates, can be possibility. Roll-up displays embedded in clothing can be made, again possibility.
कुछ भी किया जा सकता है उसका यूज करके. ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस आर पॉसिबल. तो कैन पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Now this question is based on this 75 question, कल्चर का ये क्वेश्चन है, बट इट इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यू. नर्मदा रिवर का एक क्वेश्चन आया था. एंड जब नर्मदा रिवर की हम बात करते हैं, ठीक है, ओरिजिन वगैरह अमरकंटक, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग अगर हम करेंगे तो उससे हमें इस क्वेश्चन का सोर्स मिल सकता था. ऑल्सो देयर वर अर्लियर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द सन टेम्पल्स. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स? परसावली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर. सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग ऑड्स गिवन. अब ओमकारेश्वर का पता है आपको, इट इज अ शिवा टेम्पल, इट इज नॉट अ सन टेम्पल, तो उसको भी आप डायरेक्टली हटा देते हो, आंसर आपका आ सकता था. ओके. वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस, उसके ऊपर अगेन क्वेश्चन पूछे गए. ओम. ओके, सन टेम्पल अलग होता है. नर्मदा रिवर पे मंदाता आइलैंड शिवपुरी में है, वहां पे सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा. उसके नोट्स आप पढ़ लेना एक बार. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारे यहाँ पे, ऐसा कोटा सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन. ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वन ऑफ द लाइक प्रोमिनेंट थिंग इज स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर. पार्लियामेंट का जो चैप्टर है, विदाउट फेल आपको रिवीजन करके ही जाना है प्रीलिम्स में. ठीक है. नाइदर इज द आंसर. 77. Which of the following have occurred in India after liberalization of economic policies in India? मतलब एलपीजी रिफॉर्म जब आए, एलपीजी आया 1991 में, उसके बाद जो डॉलर मतलब एफडीआई बढ़ गया, एफडीआई बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट एंड डॉलर वगैरह उसका बढ़ गया. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली. अब आपको भी पता है कि आज भी एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कितना है. ठीक है. 1991 के बाद भी नहीं बढ़ा था, और मतलब अभी भी थोड़ा सा मतलब कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. तो वन वन हम एलिमिनेट कर सकते हैं. शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज. अब हमें इतना तो पता है कि एलपीजी के वजह से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट को एक्सेस मिल गया, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा. अब एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाता है तो डॉलर आएगा. इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन देखा था. ओके. एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज, एफडीआई डॉलर में आ रहा है, तो अगेन डॉलर इज इंक्रीज. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज इनॉर्मसली. अब यहाँ पे ये एक्सट्रीम वर्ड आपको लग रहा होगा, बट आप ये सोचो कि 1991 से पहले हमें एक्सेस नहीं था, या फिर प्राइवेट सेक्टर लिबरलाइज नहीं किया गया था, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, ग्लोबलाइजेशन के हम पार्टिसिपेंट नहीं थे. इसमें एफडीआई बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, तो इनॉर्मसली डॉलर बढ़ जाएगा ना. ठीक है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज डायरेक्टली आउटकम ऑफ द सेकंड एंड द सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट इज आउटकम ऑफ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट करता है फोर्थ स्टेटमेंट को. दैट इज व्हाई हियर 2 3 4 इज द राइट आंसर. बट मैं अगेन बता रहा हूँ, एग्जाम लाइक सिचुएशन में अगर आपने इनॉर्मसली एडजेक्टिव देख के अगर इसको कट कर दिया होगा एंड 2/4 यूज करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, आंसर 2 and 3 मार्क किया होगा, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं. यू आर सॉल्विंग द पेपर विथ राइट मेथड. याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हम अपना मेथड चेंज नहीं करेंगे. अब ये कैसे, ये कॉमन सेंस यूज करके हम बता रहे, सॉल्व कर रहे हैं इसको. ठीक है. सर इस क्वेश्चन में नंबर 1 जो स्टेटमेंट है उसको हम्म. ऐसे भी तो एलिमेंट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए हमारा पहले ही ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका था, तो उसमें हमारा जीडीपी का मेजर पार्ट हमारा एग्रीकल्चर का ही था. तो आफ्टर 1991 पॉलिसीज उसमें मेजर चेंज तो नहीं एग्रीकल्चर हुआ. का जीडीपी में आप कंट्रीब्यूशन कितना है अभी, इवन आफ्टर अभी ग्रीन रिवोल्यूशन? एग्रीकल्चर एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं है, स्टैग्नेंट है वो. ठीक है. Yes, sir, it is 18%. हाँ. ठीक है. तो इनॉर्मसली कभी नहीं बढ़ा वो. ओके वन डेफिनेटली रॉन्ग था. यस. सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत है हमारा, मोर देन 50% है. तो इसके वजह से
मतलब डॉलर इनफ्लो बहुत हुआ था 1991 के बाद। और आप देखोगे ना तो फॉरेक्स फॉरेक्स इतना बढ़ गया था रिसेंटली। जो ट्रेंड हुआ था फर्स्ट टाइम थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज 1991 के बाद से फॉरेक्स हमारा बढ़ ही रहा है और हर साल वो रिकॉर्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो वो डेटा फैक्ट्स की शीट होगी ना, उसमें आपने लेटेस्ट डेटा में देख लेना अभी आज के डेट में फॉरेक्स कितना है हमारा। उसको इंपोर्ट कवर भी बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें सोमैटिक सेल के ऊपर और वो क्लोनिंग के ऊपर हमने बात की थी, अगर किसी को याद है तो। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्वासाइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। अब ये किसी ने पूछा था ना, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ना, कई बार ऐसे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कई बार, बट ये कभी मतलब आज तक मतलब राइट इसमें नहीं है ये, मतलब ये बस ऑप्शन बनाने के लिए यूज होता है इसको। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्री ऑफ डिसीजेस। सो सोमैटिक सेल का जो यूज होता है वो क्लोनिंग के लिए किया जाता है बेसिकली, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। दिस इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। और ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, डॉली शीप एंड वो बफेलो। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI helps in promoting the financial inclusion in the country. Positive statement. NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. अब ये तो फैक्ट है, ठीक है, और ये हमें पता भी होना चाहिए, हम डे टू डे यूज का पार्ट है ये। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द नॉलेज। ओके, एनपीसीआई और एनपीसीआई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये क्या क्या है आपको पता होना जरूरी है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मतलब किसने किसने बनाया है, स्टेक होल्डर कौन कौन है उसके, वो एक बार देख लेना। यूपीआई अभी हमारा जो है अलग अलग कंट्रीज में यूपीआई यूज होता है, जैसे भूटान, नेपाल, फ्रांस, सिंगापुर, यूके, मलेशिया, ओमान एंड यूएई में। वेराज रुपे कार्ड जो है इट इज एक्सेप्टेबल इन भूटान, यूएई, बहरीन, सऊदी, सिंगापुर। ये याद रखना है। ठीक, वर्ल्ड एसोसिएशन का क्वेश्चन, स्ट्राइप्स, टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टाइगर रिजर्व। द टर्म यम स्ट्राइप इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटेनेंस टाइगर रिजर्व। तो ये जो वर्ल्ड एसोसिएशन जो है ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। कोशिश करना उसको किसी ऑप्शन से मिलाने की। अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखना, रॉन्ग ऑप्शन, इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, नाविक, 2018 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन का यूज करके यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, most what are the most likely advantages of implementing GST। मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इट विल रिप्लेस multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. It will drastically the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserve. Drastically reduce with adjective, हटा देना है इसको। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, 2/3 के साथ तो जा सकते थे हम, बट हमें थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना तो पड़ेगा। It will enormously increase the growth and the size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. अब ये स्टेटमेंट की वजह से, और मतलब कितना वियर्ड स्टेटमेंट है ये, इसको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते थे कॉमन सेंस यूज करके। वन इज द राइट आंसर। तो जहाँ पे ये 2/3 काम नहीं करेगा, ये फिर ऐसे क्वेश्चन में काम नहीं करेगा जहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है, जहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑलरेडी एक्सट्रीम दिए हुए हैं, जहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो जो डाउट्स है ना बहुत सारे बच्चों के कि सर कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये काम नहीं करता, तो ये ऐसे क्वेश्चंस में काम नहीं करता, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। ब्रॉड बेस्ड trade and investment agreement is sometimes seen in the news in context of negotiations held between India and, again, third time European Union is the correct answer. Okay, current affair this question है। Now फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अभी जो लास्ट ईयर से हमने जो सॉल्व किए, साइन किए हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम इट।
और ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पढ़ना है, SCO, OECD एंड GCC। Question number 83, consider the following statements. India has ratified the Trade Facilitation Agreement TFA of WTO. TFA is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. TFA came into force in January 2016. अब क्या होता है ना, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, TMA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016, ये फैक्ट दिया है यहाँ पे। TFA इज अ पार्ट ऑफ WTO's बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013, इसके बारे में भी पता नहीं है, तो यहाँ पे यू हैव टू टेक द चांस, ये कौन से इसको आपको एलिमिनेट करना है। अब दूसरा एक सोर्स है इस क्वेश्चन का, ये है PYQ। जैसे मैंने आपको बोला था WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में दिख जाएगी कि कौन से मीटिंग में या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, वो भी हमने पूरा लिखा हुआ था उस नोट्स में। तो बाय यूजिंग योर नॉलेज आल्सो यू कैन, knowledge of PYQ, you can solve these questions, और by using elimination। थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, 1 and 2 अगर आता है, दैट वाज द राइट आंसर। 84, छबार पोर्ट, ईरान, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए बिकॉज ऑफ ईरान कंटिन्यूसली इज इन न्यूज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग छबार पोर्ट इन इंडिया, पोर्ट बाय इंडिया। ठीक है, सो सीधे सीधे उसका आंसर था इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान पाकिस्तान के रिलेटेड ये दो ऑप्शंस बने हैं, इससे भी आप थोड़ा सा जज कर सकते थे। पढ़ लेना थोड़ा सा छबार पोर्ट के बारे में, ठीक है, नोट्स में सारी चीजें दी हुई है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। कौन कौन किस किस को मैंडेटरी है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होने के बाद उसको रिपोर्ट करना। सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट, सबको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द राइट टू वोट, आर्टिकल 325 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना ELISA। ओके, ELISA के ऊपर 2020 में क्वेश्चन रिपीट हुआ डायरेक्टली, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ओके, ELISA का जो था पर्पस जो था दैट इज टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। न्यूट्रिनोज के लिए आइस क्यूब अलग से है। ओके, टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, to study the effect of solar flares on our communication system. Okay, gravitational waves is the right answer। ठीक है, उसके बारे में डिटेल मैंने दिया हुआ है, वो पढ़ना है आपको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना। ठीक है, टू एनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। ओके, फेमस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इतना थोड़ा सा एब्सर्ड टाइप स्टेटमेंट लग रहा है और वियर्ड टाइप स्टेटमेंट लग रहा है। To increase the quality of education provided in government school by taking help from private sector and the community, positive statement है। To encourage voluntary monetary contribution from private individuals and organizations so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary school, इसके लिए अलग से CSR फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। ओके, कंपनीज एक्ट के थ्रू लीगली बहुत सारी कंपनी जो होती है CSR देती है, तो उसके लिए विद्यांजलि स्कीम का कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, एंड हमारा जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है हमें कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 89, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, इसमें देख लेना। अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज। 100% लिटरेसी, नंबर, टारगेट, एम वगैरह ये दिया हुआ है यहाँ पे। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन के रिलेटेड ऑप्शन है। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस। अब ऊपर भी एजुकेशन वाला ही स्कीम उन्होंने पूछा, इसमें भी एजुकेशन के रिलेटेड है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू मेक इंडिया ए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर, developing human capital by allocating special funds for healthcare and education of rural and urban poor, and organizing skill development programs। कितनी बार एंड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कितने स्टेटमेंट्स को एक साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया स्टेटमेंट को, ये डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, देख लेना इन दोनों में से एक, बट 100% टारगेट की वजह से फिर हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। एंड राइट आंसर इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, 5 गलत हो गया है यहीं पे, गिवन ओनली इन वन ऑप्शन, वहीं से भी एलिमिनेट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शन। अब होम यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अगर करना लेगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये एलिमिनेट किया तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। 91 in India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, Wildlife Protection Act के शेड्यूल्स और अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो शेड्यूल्स एक बार देख लेना। आपको 17 के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे, तो उसका अमेंडमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, बिकॉज टाइगर इज आल्सो प्रोटेक्टेड, इंडेंजर्ड एनिमल है तो फर्स्ट शेड्यूल में रखा जाता है, तो सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उसको मिल जाएगा। ठीक है, और ये इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ये बी एलिमिनेट हो गया तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए और सी के बीच में चॉइस करना इजी है ये। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू implies basic, judicial review is not defined in the constitution, it is implicit. So the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders, yes। 93 history का क्वेश्चन, with reference to Indian freedom struggle consider the following events। म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी जो 1946 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। इसका क्रोनोलॉजी और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दे आर ऑलरेडी रिपीटेड। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पॉलिटी में टेक्निक वगैरह यूज नहीं होती, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखो एंशिएंट मिडिवल कल्चर एंड मॉडर्न के, आपको वो मोस्ट ऑफ द टाइम थीम रिपीट होते हुए दिखाई देगी। हिस्ट्री इतना बड़ा है बट थीम्स गेट रिपीटेड, इसलिए मैंने सॉल्व किए हुए पेपर के जो थीम्स भी है वो भी ग्रुप पे शेयर किए हुए। टाइम निकाल के एक आधा घंटा निकाल के एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना, ओके। जस्ट गिव योर 30 minutes or 1 hour for that, but read those topics, at least themes, and if you don't know anything about, just google it and like briefly read something about it, that will at least help you to eliminate some options, you will feel familiar, okay। Question number 94, trends steadily increased, steadily decreased, गलत होगा। Tax revenue is a as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade, and fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased. So definitely we will not go with them. Neither is correct. चीता का जो क्वेश्चन आया था, चीता इज एक्सटिंक्ट, वहां पे हमने डिस्कस किया था और कुछ चीजें रिवर्स इंजीनियरिंग में पढ़ी थी। ठीक है, तो वहां पे मैंने ये बात आपको बोली थी लाइन रीएलोकेशन की। Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites? Okay, कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो चर्चा चल रही थी वहां पर। Okay, now read more about Sariska National Park, then Corbett National Park and Mudumalai Wildlife Sanctuary. Okay, Moyar River flows through it, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तमिलनाडु में है। सरिस्का नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, ओके। कनकावर्दी फोर्ट है वहां पे। कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क इन एशिया एज वेल एज इन इंडिया, ओके, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following are not necessarily consequences of the proclamation of President Rule in India? तो ये क्वेश्चन नंबर 96 है, इजी क्वेश्चन है, बट as it is a 96th question, so you will be solving it at the like last 15 or 20 minutes.
उसमें इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे फ्रेम किया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेस? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नो, ऐसा नहीं होता, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव किया जाएगा, लोकल बॉडीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सो आंसर इज 1 and 3. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation में 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. Prohibition of traffic in human beings and forced labor, आर्टिकल 23 ये आएगा. Abolition of untouchability, right to freedom का पार्ट है, आर्टिकल 17 इसमें आता है. तो 2 एलिमिनेट कर देना है. Protection of interest of the minorities, right against exploitation में ये है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में लिंग्विस्टिक वगैरह माइनॉरिटीज का आर्टिकल 29, 30 ये भी एसोसिएटेड है इसके. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, आर्टिकल 24. सो 1 and 4 इज द राइट आंसर. और क्रॉस वेरीफाई किया, सो अल्टरनेटिव और हमारे 2/4 के साथ भी इसको ये मैच हो रहा है, इवन दो इट इज अ पॉलिटी क्वेश्चन. इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोज टू द ग्रेट निकोबार? जो 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, तो उसमें हमने थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके मैपिंग अगर प्रैक्टिस किया होता तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान था. ओके, सो सुमात्रा इज एसोसिएटेड विद 6 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल उसको सेपरेट करता है सुमात्रा को निकोबार. 99. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ओके, it is a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people. That is called as a cabinet form of government. ठीक है, पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी आना चाहिए आपको. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? Independent judiciary is a feature. Powers has been clearly divided. 7th schedule. The federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha. Yes, it is also a feature. It is a result of agreement among the federation unit. No, India का federalism जो है, it is not a result of agreement. Okay, so D is the right answer. So this is paper of 2017. I hope सबने इसको सॉल्व किया होगा. जिसने सॉल्व नहीं किया है वो प्लीज इसको सॉल्व करें. और ये जो एप्लीकेशंस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस है, लॉजिक्स है, उसको अच्छे से आप अप्लाई करें. किसी को अगर इसमें कुछ डाउट है तो 5 मिनट में हम डाउट्स लेंगे एंड देन वी विल एंड दिस सेशन. चलो, thank you very much for joining and keep solving the paper, keep updating me your marks. Okay.